डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विष्णु तिवारी नामक एक व्यक्ति को दुष्कर्म के आरोप से बरी करते हुए निर्दोष करार दिया। विष्णु 23 साल का था जब उसे गिरफ्तार किया गया था। उसे उसकी आज़ादी लौटाने में देश के न्यायिक तंत्र को पूरे 2 दशक लग गए। इस दौरान उसने अपनी जिंदगी में अहमियत रखने वाले सभी लोगों को खो दिया, मगर हमारी न्याय प्रणाली में अत्यधिक देरी का विष्णु ही एकमात्र उदाहरण नहीं है। साल 2006 में भारत ने एक इतिहास ही बनाया जब पता चला कि उन्नाव के शंकर दयाल ने मुकदमे की सुनवाई के इंतजार में 45 साल जेल में बिता दिए थे। उस पर चाकू से किसी पर वार करने का आरोप था और दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती थी। कुछ ऐसा ही फैजाबाद के जगजीवन राम यादव के साथ हुआ। जगजीवन ने 4 दशक सिर्फ इस कारण जेल की सलाखों के पीछे बिता दिए क्योंकि अधिकारियों से उनके कागजात गुम हो गए थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बताया है कि देश में करीब 67% कैदी विचाराधीन है। इनमें से एक बड़ी संख्या उनकी होगी जिन्हें शायद निर्दोष पाया जाएगा। सारे विचाराधीन कैदियों में यह बात आमतौर पर देखी जाती है कि वे गरीब, युवा और अशिक्षित होते हैं। शायद सबसे बड़ा जोखिम गरीबी के कारण पैदा होता है, जो 2 तरह से चोट करती है। एक, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग कानूनी रूप से असहाय हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जेल जाने से बचाने वाली कानूनी लड़ाई के लिए पैसे नहीं होते। दूसरे, अगर जमानत मिल भी गई तो कई बंदी जमानत की रकम चुका नहीं पाते। ऐसे में कुछ ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि यह व्यवस्था अधिकतम संख्या में नागरिकों को न्यायिक उपचार सुलभ कराने में सक्षम हो सके। सबसे पहले तो किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए बिना जेल में रखे जाने की एक समय सीमा होनी चाहिए। इस समय सीमा में अपराध की प्रकृति के अनुसार बदलाव हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि अनिश्चित नहीं हो सकती है। इसके अलावा एक
ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जो कानून लागू करने वाली संस्थाओं और कर्मियों पर आधारित आंकड़ों का विश्लेषण कर यह बताए कि उनकी ओर से सलाखों के पीछे भेजे गए लोगों में से कितने आखिर में निर्दोष साबित हुए। क्वेश्चन, ऐसी कानूनी एजेंसियों की पहचान होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करती है। सरकार को उन मामलों में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी जिनमें अंतहीन सुनवाइयों के कारण जिंदगियां जेलों में सड़ गई। भारत में जितने भी विष्णु, शंकर, दयाल या जगजीवन है, सरकार उनसे न सिर्फ माफ़ी मांगे बल्कि मुआवजा भी दे, क्योंकि ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में अक्षम साबित होती है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ऐसे कानून लागू करने वाले देशों में शामिल है जहां किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होने पर सरकार को उसे मुआवजा देना पड़ सकता है। हमें भी अपने देशवासियों की स्वतंत्रता का महत्व समझना होगा। हर उस व्यक्ति को सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए जिसे न्यायिक हिरासत में 1 साल बिताने के बाद निर्दोष पाया जाता है, क्योंकि सरकार समय पर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में विफल रही। इस सब के अलावा भारत को अपनी न्याय प्रक्रिया को इस प्रकार बदलने की आवश्यकता है कि उस पर आरोपित की आर्थिक स्थिति से कोई अंतर न आए। अगर किसी आरोपित के पास जमानत के पैसे नहीं है तो सरकार उसकी आर्थिक मदद करे या जमानत हासिल करने के लिए उसे ऋण उपलब्ध कराए। गरीबी के कारण किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। सरकार को उन वकीलों के प्रदर्शन का पैमाना भी तय करना चाहिए जिनकी सेवा संविधान के अनुच्छेद 39A के अंतर्गत गरीब आरोपितों को कानूनी मदद देने के लिए ली जाती है। करदाताओं के पैसे से वेतन पाने वाले ऐसे वकीलों का प्रदर्शन जग जाहिर होना चाहिए। हमें तकनीक की भी सहायता लेनी चाहिए। किसी को जेल भेजने की वजह यह होती है कि वह कानूनी प्रक्रिया से बचकर न भागे और आगे भी अपराध न करे। आजकल डिजिटल तकनीक से लैस कई ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं जिन्हें शरीर में
पहना जा सकता है, जैसे कि टखने की विराम पैरा।